हेलो एवरीवन, दिस इज जितेश भैया। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो पर हम लोग क्लास 10 हिंदी के 5 ऐसे गद्यांश देखने वाले हैं जो कि आपके संपूर्ण हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश होने वाले हैं। ठीक है, अब इन गद्यांश में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पिछली कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम एक एक करके उन पांचों इम्पोर्टेंट गद्यांश को देखेंगे और ये 5 इम्पोर्टेंट गद्यांश यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं विद क्वेश्चन के साथ तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं और एक एक करके सभी को देखते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्लास 10 हिंदी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 गद्यांश, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे हिंदी के और लगभग ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गद्यांश नंबर 1 की। और ये गद्यांश आप देख सकते हो पिछले कई सालों में ये बराबर पूछा गया है और अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 2025 में उसमें भी आपका ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन समझने से पहले मैं आपको बता दूं हिंदी में आपके 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है ममता। ठीक है, ममता चैप्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा मित्रता चैप्टर है क्लास 10 हिंदी का ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही चैप्टर आपको बहुत अच्छे से इनकी हिंदी तैयार कर लेनी है, मतलब इनको एकदम अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यदि आप इन दोनों चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर कोई भी गद्यांश आपसे एग्जाम में आ जाए उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे मित्रता चैप्टर के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट गद्यांश रहने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा गद्यांश है जिसको आप पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताता चलूँगा इसकी। तो गद्यांश हम लोगों का है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल निधि और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुसंग का ज्वर मतलब ये होता है जिस तरीके से हमें बुखार आता है ना, फीवर आता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारी संगति भी होती है। ठीक है, जो हमारा बुखार होता है ना वो हमारे शरीर को किस तरीके से ख़राब कर देता है या फिर कह सकते हो हमारे शरीर को धीरे धीरे किस तरीके से बर्बाद कर देता है, सेम उसी तरीके से हमारी संगति भी होती है। यदि हमारी संगति अच्छी होती है यानी हमारे दोस्त अगर अच्छे होते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं। यदि हमारी संगति अच्छी नहीं होती है तो कह सकते हो कि हमारे जितने भी गुण हैं, हमारे सोचने की समझने की क्षमता, हमारे अंदर जितने भी व्यवहार हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। तो यही चीज़ बताई गई कि कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। ठीक है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, यानी कि भाई साहब जो हमारी संगति होती है हमारे दोस्तों को, ठीक है, हर चीज़ों को तो बदलती ही बदलती है, साथ में हमारी बुद्धि को भी बदल देती है। यदि हमारी दोस्ती अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारे सोचने समझने की, विचारने की जो चीज़ें होंगी वो सही होंगी। यदि हमारी दोस्ती अच्छी नहीं होगी तो हम सोचेंगे भी गलत और समझेंगे भी गलत। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारी संगति है इसकी तुलना कर दी गई है बुखार से, यानी फीवर से। जो हमको जो फीवर आता है, ठीक है, उससे तुलना हमारी संगति से कर दी गई है कि जिस तरीके से हमारी संगति बिगड़ती है, जिस तरीके से हमें बुखार हमारे शरीर को बिगाड़ता है, उसी तरीके से संगति जो होती है हमारे शरीर को, हमारे पूरे चीज़ों को बिगाड़ती चली जाती है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। अब यहाँ पर यह दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं लेखक कि यदि हम लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग बंध जाते हैं जिस तरीके से हम एक जगह चक्की को रख देते हैं ना, फिर चक्की को हम दोबारा वहाँ से उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारी संगति होती है कि हम उससे कितनी भी बाहर निकलने की कोशिश करें पर हम बुरी संगति से बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु की समान होगी। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो वो हमें सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, है ना, जो हर समय अच्छे बुरे समय में हमारे साथ देती है। ठीक है, यदि हमारे दोस्त अच्छे हैं, हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, तो भाई वो हर समय दुख तकलीफ़
हर समय मतलब सुखी में, खुशी में भी, दुख में भी वो हर टाइम हमारी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे मित्र अच्छे नहीं हैं, हमारी संगति अच्छी नहीं है, तो वो केवल हमारा बुरा ही चाहेंगे और अच्छा कभी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो यही बताया गया कि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। आगे की बात करते हैं, चलिए। तो आगे आप लोगों का दे रखा है कि हमारी जो संगति कैसी होगी, अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर, ठीक है, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो देख सकते हो ये आपका गद्यांश 2020, 22, 23 और 24, 25 में पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए इस गद्यांश से रिलेटेड किस तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो गद्यांश से क्वेश्चन आता है, लगभग हर सेट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जो कि होता है संदर्भ, यानी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संदर्भ लिखने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, संदर्भ को बहुत अजीबोगरीब तरीके से तैयार करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको संदर्भ एकदम सिंपल सरोवर लिखना है। ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में तकलीफ ना हो और दूसरे टीचर को, एग्जामिनर को समझने में भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो अगर बात करें तो आपको कैसे लिखना है तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, अब हिंदी को आप थोड़ा सा हाईलाइट करके और इसको कॉमा के बीच में लिख देंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक की बात करें तो इस गद्यांश को लिखने वाले आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये है कि जो आपका मित्रता चैप्टर है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक है, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसके रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करें, जिसको मैंने आपको अच्छे से भी डिटेल से इसकी व्याख्या बताई, अब रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से होती है मैं आपको वो जरा समझा देता हूँ। देखो, एक तो पूरा गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पहले दे रखा होगा, लेकिन जितने में अंडरलाइन होती है ना, केवल उसको हम लोग बोलते हैं रेखांकित अंश। ठीक है, तो जितने में केवल अंडरलाइन होती है उसी की हमको केवल और केवल व्याख्या करनी रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से किसी युवा पुरुष की संगति, ये देखिए पूरा आपका अंडरलाइन है, यहाँ से लगा करके बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और लगभग आपका गड्ढे में गिराती जाएगी। लगभग यहाँ तक आपका अंडरलाइन दे रखा है, तो केवल 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, लगभग कह सकते हो कि आसपास 3 लाइनों के आसपास आपको व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो चलिए व्याख्या कैसे करनी है, इसकी व्याख्या क्या है मैं आपको वो भी पढ़ के बता देता हूँ। हालांकि व्याख्या तो मैं समझा ही चुका हूँ आपको, फिलहाल पढ़ के बता देते हैं आपको। तो देखो यहाँ पर आपका दे रखा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति भयानक रोग की तरह है। यह अच्छे गुणों, ठीक है, यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि का भी नष्ट कर देती है। ठीक है, यदि किसी युवा पुरुष की संगति कैसी होगी, बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधे पत्थर की चक्की के समान होगी। ठीक है, जिससे कि वह ना तो आगे साथ जा सकता है ना तो खुद को छुड़ा सकता है। ठीक है, किंतु यदि अच्छी संगति होगी तो वो हमको सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अच्छी संगति यदि हमें मिल जाती है तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति भी उससे बाहर निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपकी व्याख्या थी, जो कि रेखांकित अंशों की व्याख्या थी, जिसमें आप लोग यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से लगा करके यहाँ तक लिख सकते हो। आप साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर गा, कि युवा पुरुष की संगति, यानी जो युवा पुरुष होता है उसकी संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि बुरी संगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। ठीक है, गलत संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो गा नंबर आंसर में केवल इतना आपको लिखना है। अगर आप किसी भी चैप्टर की अगर हिंदी अच्छे समझ लेते हैं या फिर कह सकते हो चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये गद्यांश जो भी चीज़ें हैं ना, आपको आसानी से स्वयं से इनका आंसर कर लोगे। लेकिन जब बात आती है कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं तो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल घा नंबर की बात करते हैं। तो देखिए घा नंबर में आपका आंसर आप लिखेंगे, तो घा नंबर में आप आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो आंसर इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पर कि कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। ठीक है, किंतु अच्छी संगति
जो हमारी कुसंग होती है वो पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, लेकिन जो अच्छी संगति होती है वो सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। ठीक है, तो इस तरीके से घ नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आप लोग कह सकते हो कि जिसमें अर्थ पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है कि जो सुदृढ़ बाहु है, ठीक है, जो सुदृढ़ बाहु एक वर्ड आपका शब्द प्रयोग हुआ है गद्यांश में, तो उस शब्द का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिए सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है मजबूत सहारा। क्या होता है? मजबूत सहारा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि इस पूरे गद्यांश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस गद्यांश से बन सकते हैं लगभग मैंने आपको सारे करा दिए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि अब हम जो आपको नेक्स्ट गद्यांश बताने वाले हैं उसको आप समझेंगे। चलिए दूसरे गद्यांश पे आते हैं। तो हमारा दूसरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, इसको समझते हैं और ये भी आप लोगों का मित्रता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश हमारा रहने वाला है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मित्र के बारे में बताया गया है। हमारा अगर अच्छा मित्र मिल जाता है तो वो हमें क्या चीज़ें बताता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपको अच्छा मित्र मिल जाता है, अच्छा दोस्त मिल जाता है, तो आपको कौन सी बातें बताएगा, तो वो यहाँ पर आपका गद्यांश में बताया गया है। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रखनी चाहिए। ठीक है, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला इसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, हालांकि आगे मैं इसकी हिंदी आपको बताता चलता हूँ साथ में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया। तो देखिए जैसे जो आपके शुक्ल जी हैं उन्होंने बताया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। मतलब यदि हमारा कोई मित्र ऐसा है जो कि हमारी अच्छाई चाहता है तो हमारे हर एक बड़े काम में, हर एक छोटे काम में वो हमेशा हमारा साथ देगा और हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करेगा और हमारी सहायता करेगा। मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से अधिक काम कर जाओ, और वो हमेशा हर चीज़ से ज़्यादा की सोचने की समझने की क्षमता देगा। यानी हर तरीके से हमें मोटिवेट करेगा कि नहीं ये काम तुम्हें करना चाहिए, जिस काम को तुम कर रहे हो वो काम तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे मित्र बनाने की हर एक को खोज करनी चाहिए। ठीक है, आगे दे रखा है ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। ठीक है, मतलब कि ये कर्तव्य केवल वही इंसान पूरा कर सकता है जो अच्छा चाहता होगा दूसरों का, और जो दूसरों का अच्छा चाहता होगा उसी को मतलब एक अच्छा मित्र हमेशा मिलता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रखनी चाहिए या फिर करनी चाहिए जिनसे हमारा भला हो सके और जो हमारे भले के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही मित्र बनाने की खोज हमें करनी चाहिए। आगे देखिए दे रखा कि हमें उनका पल्ला इस तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। आगे फिलहाल देख सकते हो कि मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों। यानी अगर हम मित्र बनाएं तो हमेशा शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। अगर सामने किसी को देखे तो कभी उसका बुरा ना सोचे। ठीक है, या फिर कभी किसी का मजाक ना उड़ाए, ऐसा मित्र हमारा होना चाहिए। ठीक है, जो हमको भी कुछ सिखा सकेगा और स्वयं कुछ जानता होगा। मृदुल और प्रचारती हो। ठीक है, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हमें अपने को अपने भरोसे पर छोड़ सकें। ठीक है, जिसको मतलब कि हम कोई भी चीज़ दें और वो हम उसके भरोसे पर छोड़ सकें, ऐसी मित्र बनाने की हमें खोज करनी चाहिए और ये विश्वास कर सकें कि उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। यदि हम ऐसे मित्र ढूंढते हैं तो हमें उनसे किसी भी प्रकार का धोखा जीवन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका गद्यांश होने वाला है। फिलहाल अगर हम इसके प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्नोत्तर आपका संदर्भ का रहने वाला है। यानी भैया यहाँ पर आपसे वही बात है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आता है। ठीक है, और इसको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है, अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके नंबर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो भाई वही क्वेश्चन दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केवल उसी का हमको व्याख्या करना है जितने में अंडरलाइन दे रखी थी। ठीक है, यानी केवल जितने में अंडरलाइन दे रखी केवल उतने की हमें हिंदी की व्याख्या करनी है। ठीक है,
तो ऑलरेडी मैं आपको व्याख्या बता चुका हूँ, तो स्पेशली यहाँ पर आपको केवल स्क्रीनशॉट लेना है और चीज़ों को स्वयं से समझना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और भी थोड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी थोड़ी चीज़ें हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और भी बताते हैं थोड़ा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इतने का मतलब, और फिर इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आपको पहले ही मैं आपको अच्छे से एकदम व्याख्या समझा चुका था, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीज़ों को स्वयं से नोट करके समझ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल गा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मित्र का कर्तव्य स्पष्ट कीजिए। तो मित्र का कर्तव्य हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र को निम्नलिखित गुणों से अवगत कराता है, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे गुण होते हैं जो हमें मित्र अगर सिखाता है तो वो हमारा मित्र हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से गुण यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रखा है शिष्टा आचरण करने की सीख दे, ठीक है। यानी कि हमेशा हमें अच्छे आचरण सिखाए, हमें ऐसे मित्र की खोज करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि सत्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा दे, और तीसरा पॉइंट दे रखा है आलस्य छोड़ने की प्रेरणा दे, ठीक है। और हमेशा हमें हर कार्य को जल्दी करने का प्रयास करने की प्रेरणा दे, ठीक है। और हमारा हर एक काम में हमारा सहयोग दे, ऐसे मित्र की खोज हमें करनी चाहिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर पॉइंट है कि बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करें, ऐसे मित्र की खोज हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो गा नंबर तक मतलब कि गा नंबर क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया था कि कैसे किस तरीके के हमारे मित्र होंगे, और वो मित्र अगर इस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं तो हमारे मित्र हमेशा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका मित्र कौन अच्छा है और कौन मित्र हमारा बुरा है, ठीक है। तो आपको स्वयं से खुद पता चल गया होगा कि हमारी श्रेणी में या फिर हमारी जो भी कमेटी है भाई उसमें हमारे कितने मित्र अच्छे हैं। फिलहाल आगे की क्वेश्चन की बात करें, घ नंबर क्वेश्चन की, तो देखेंगे घ नंबर क्वेश्चन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मित्र होते हैं जिनको हम अपनों से ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। मतलब उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो बात करेंगे हमें किस प्रकार के मित्रों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि हमें इस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए जो निश्छल निष्कपट हृदय वाला हो, ठीक है, स्वभाव से मृदुल हो, परिश्रमी हो, और सभी आचरण वाला व सत्यनिष्ठ हो, ठीक है। तो ऐसे मित्र हमारा मतलब ऐसे मित्र को हमेशा हमें वरीयता देनी चाहिए, यानी खुद से ज़्यादा ऐसे मित्रों को कह सकते हो कि महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो जो मैंने आपको अभी गद्यांश बताया, इसके सारे संपूर्ण प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट गद्यांश था आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे गद्यांश नंबर 3 की, यानी तीसरे गद्यांश की बात करेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश क्या है और किस चैप्टर से लिया गया है मैं आपको वो बताता हूँ। तो बेसिकली चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, हालांकि आप पढ़िएगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गद्यांश नंबर 3 में कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, ठीक है। अब ये अभी हमारा मित्रता चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें भैया, मित्रता चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग हर साल मित्रता चैप्टर से आपको गद्यांश देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी आपको ये तीनों के तीनों गद्यांश देखने को मिलेंगे, बस इनको तैयार करके केवल आपको जाना है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों व त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ क्या रहने वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए विश्वास पात्र का मतलब होता है ऐसा मित्र जिससे हम काफ़ी ज़्यादा, जिस पर हम विश्वास रखते हैं वो हमारा विश्वास पात्र मित्र होता है। जिस पर हम बहुत विश्वास रखते हैं वो हमारा विश्वास पात्र मित्र होता है। तो वो क्या होता है, जो मित्र होता है हमारी जीवन के एक औषध होता है, ठीक है। जीवन के एक औषध होता है, मतलब कि एक डॉक्टर देखते हो ना कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपके बिना देखे आपके इलाज का पता लगा लिया, सेम उसी तरीके से एक ऐसा मित्र घर में मिल जाए जो कि दूर से हमारी अच्छाइयों और बुराइयों का देखकर पता लगा ले और उससे हमें सचेत करे, तो भाई वो हमारा मित्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो उपयोगी होता है।
तो हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम अगर कोई गलत कार्य करेंगे तो वो हमेशा हमें दृढ़ करेंगे। आगे, दोषों व त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यदि हम कोई गलत कार्य करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, कोई पवित्र काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा हमें प्रेरित करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे क्या दे रखा है। देखिए आगे आप लोगों का दे रखा है कि जब कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। देखिए जब भी कभी हम गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो वो मित्र हमेशा हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे। ठीक है, तो जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमेशा हमें सचेत करेंगे, यानी हमेशा हमें क्या करेंगे, मना करेंगे कि ये कार्य आपके लिए गलत है, या फिर ये जो कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत गलत है और इस कार्य को करने से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई मित्र मिल जाता है तो आपको उसको वरीयता देनी चाहिए। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे, यानी जब हम कभी दुखी होंगे, हम किसी भी कार्य को लेकर के हमारा थोड़ा मनोबल डाउन होगा, या फिर कह सकते हो हम हतोत्साहित होंगे, यानी हमें किसी भी कार्य करने में हमारा मन नहीं लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो जो हमारे अच्छे मित्र होते हैं वो हमेशा हमें उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता और परख होती है। जिस तरीके से एक वेद या फिर कह सकते हो एक वैद एक अपने कह सकते हो जो भी उसका रोगी होता है, रोगी के जो भी उसके अंदर बीमारी होती है, दूर से देख करके ये वैद्य उस बीमारी का पता लगा लेता है। उसी तरीके से एक अच्छा मित्र होता है जो दूर से ही हमारे अंदर की कमी को जान लेता है, अगर हम बीमार होते हैं या फिर कैसे भी होते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे सच्चे मित्र और एक अच्छे मित्र। अच्छी सी अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी जो माताएं होती हैं, ठीक है, सभी की मदर्स होती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो एक बार के लिए वो हमें माफ़ कर देती हैं और मतलब कि कभी भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारा एक अच्छा मित्र होता है जिसके अंदर हमारे लिए एक अलग सी जगह होती है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो, अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं फिर भी वो उसमें कह सकते हो हमें इनका मना नहीं करता है। ठीक है, उसमें हमें थोड़ा सा समझाता है कि जो तुमने किया वो बहुत गलत है, ठीक है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हमारे अच्छे मित्र नहीं होते हैं वो हमेशा कभी भी ऐसी बातें नहीं कहते हैं। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न हर एक पुरुष को करना चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर तीसरा वाला हमारा गद्यांश था जिसकी आसान तरीके से एकदम हमने व्याख्या समझी। अब चलिए इसके गद्यांश जो संबंधित प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न संदर्भ का है, क्योंकि देखिए ये आपका चैप्टर समान है, यानी तीनों के तीनों आपके मित्रता चैप्टर से लिए गए गद्यांश थे। और जो मैं हमने अभी आपको बताया था कि भाई अगर एक ही चैप्टर के अगर गद्यांश हैं तो उसमें संदर्भ भी आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, बस जो चीज़ चेंज होती है वो होती है अगर आप चैप्टर का नेम चेंज कर देते हैं और आपका लेखक का नेम चेंज कर देते हैं, तो बस इन दोनों को चेंज कर देते हैं, बाकी संदर्भ की जो प्रक्रिया है वो वही रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बतानी है। तो हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ से जितना भी स्क्रीनशॉट है वो मतलब कि जितनी भी व्याख्या लिखी हुई है आपको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतने की आपने व्याख्या की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आगे और थोड़ी रह गई है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप गा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति को अपने मित्र से क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद करनी चाहिए, तो व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे संकल्पवान बनाएंगे, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से बचाकर मानवीय गुण प्रदान करें तथा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे, वे हमें उत्साहित भी करेंगे। तो ऐसे मित्र बनाने की हर एक व्यक्ति को उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिलहाल इंगिया नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है।
तो मित्रता पाठ के आधार पर विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषध से की गई। किससे की गई? औषधि से की गई है, अर्थात दवा से की गई है। जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगों को दूर कर सकती है, उसी प्रकार यदि हमें अच्छा मित्र मिल जाता है तो हमारे सभी गंदे आचरण, बुरे आचरणों को हमारे शरीर से निकाल कर बाहर कर देता है, ठीक है, और एक अच्छी राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। ठीक है, तो लेखक ने अच्छे मित्र के ये 2 कर्तव्य बताए हैं। ये 2 कर्तव्य आप नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं गद्यांश नंबर 4। तो हमारा चौथा नंबर गद्यांश क्या रहने वाला है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा गद्यांश है ये दूसरे चैप्टर का गद्यांश है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2020 में आया है, 2022, 23, 24 और 25, लगभग हर साल ये बराबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं और इसकी व्याख्या को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका गद्यांश है ये आपके ममता चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? ममता चैप्टर से। ठीक है, तो ममता चैप्टर में क्या हुआ था, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी कि ममता चैप्टर में क्या हुआ था। फिलहाल ममता चैप्टर का जो गद्यांश है तो चलिए समझते हैं। फिर गद्यांश है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, आगे दे रखा है कि पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इतने की व्याख्या हम समझने की प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि हे भगवान। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों कह सकते हो कि ममता नामक एक स्त्री है ना, या फिर एक कह सकते हो एक लड़की है जो उस समय लड़की थी लेकिन बाद में चलकर वो स्त्री बन गई थी। ठीक है, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको पता होंगी। तो जब वो एक छोटी सी थी ममता, तो वो कहती है अपने पिताजी से कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए, मतलब आगे के लिए, मतलब कि भविष्य के लिए इतना ज़्यादा आयोजन क्यों। ठीक है, अब आपको चैप्टर पढ़ा होगा तभी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ममता कहती है अपने पिता से कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, यानी भविष्य के लिए इतना ज़्यादा आयोजन क्यों। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मतलब कि ऊपर वाले की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस आप कैसे कर सकते हैं। फिर आगे ममता कहती है कि पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, मतलब कि अगर हमारे पास अभी बहुत कुछ है लेकिन आगे चलकर यदि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं रहा तो आगे चल के क्या हमें भीख भी ना मिलेगी। ठीक है, फिर वो कहती है क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। मतलब ममता कहती है क्या इस पूरे धरती पर कोई एक ऐसा मनुष्य नहीं बचेगा जो हम लोगों को, हम ब्राह्मणों को क्या कर सकता है, 2 मुट्ठी अन्न ना दे सके। तो फिर ममता कहती है ये असंभव है, मतलब कि ये चीज़ असंभव है। हमें ज़रूर आगे चलकर अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती है तो हमको कुछ ना कुछ ज़रूर खाने को मिलेगा, कोई ना कोई हमको अन्न ज़रूर देगा। जो ये आप कर रहे हो बेसिकली ये चीज़ गलत है, यानी कि भविष्य के लिए आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। वो गलती क्या होती है मैं आपको जब चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगी। ठीक है, फिर देखिए फिर ममता कहती है कि फेर दीजिए, फिर नहीं फेर दीजिए लिखोगे। यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, फेर दीजिए पिताजी। फेर दीजिए का मतलब होता है, ममता कहती है कि ये जो आप ले करके आए हो ये सारी चीज़ें वापस कराइएगा। ठीक है, ये जो आप चीज़ ले करके आए हो सारी चीज़ें आप वापस करके आइएगा। मैं ये देखिए कहाँ की आप लिखोगे, कांप। ठीक है, कहाँ की जगह आप लिखोगे कांप, तो मैं कांप रही हूँ। ठीक है, ममता कहती है कि मैं कांप रही हूँ पिताजी, मतलब कि ये जो चीज़ आप ले करके आए हो ये चीज़ को देख करके मैं कांप रही हूँ, कृपया करके आप इस चीज़ को वापस ले जाइए जहाँ सर के ले करके आए हैं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो उसके जो पिता होते हैं, ममता के जो पिता होते हैं वो क्या लेकर के आते हैं। तो ममता के पिता जो होते हैं एक खादान में बहुत ज़्यादा सोना मिल जाता है। ठीक है, कह सकते हो वो सोना अच्छे कामों के लिए, तो मतलब कि कह सकते हो वो सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यदि कोई ले करके आता है तो उसके यहाँ कभी भी वो फलता नहीं है। तो ऐसा सोना जो होता है ममता के पिता ले करके आ जाते हैं, लेकिन ममता को सारी चीज़ें पता होती हैं तो वो इसी बारे में सारी चीज़ें कहती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझाई। फिलहाल अब चलिए इसके प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर आपका संदर्भ भी बदल जाने वाला है और क्वेश्चन पूछे जाने की जो कह सकते हो प्रक्रिया है वो भी बदल जाने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा संदर्भ का। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, वही कंडीशन वही रहने वाली है, बस चैप्टर का नेम और लेखक का नेम बदल जाने वाला है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब हिंदी को आप जब लिखेंगे तो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देंगे और कोष्टक के अंदर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा संदर्भ होता है बहुत ज़्यादा देखने में क्लीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक से या फिर ममता नामक शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक। इस तरीके से संदर्भ आप एग्जाम में लिख के आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां से रेखांकित अंश, जहां से अंडरलाइन थी, ठीक है, अब अंडरलाइन जहां से आपको दिख जाए पेपर में, स्पेशली वहीं से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो आप जल्दी से रेखांकित अंश की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आप नोट कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, और आगे इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, और फिर इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बेसिकली यहाँ तक आपकी पूरी व्याख्या रहने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद गा नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में ममता की किस मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली वो मना करती है अपने पिताजी को, जो भी वो स्वर्ण के पदक लाए होते हैं उसको मना करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि ममता बाल विधवा थी। अब देखिए यहाँ पर ममता बड़ी हो चुकी है, वहाँ पर ममता कह सकते हो कि छोटी थी, हालांकि थी वो बाल विधवा ही, लेकिन वहाँ पर वो कम उम्र की थी और यहाँ पर उम्र उसकी अधिक हो चुकी है। तो ममता बाल विधवा थी, जो ब्राह्मण जाति से संबंधित रखती थी या फिर संबंध रखती थी, यानी वो ब्राह्मण थी। ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों का ही ईश्वर की इच्छा के मानती थी, मतलब कि वो सुख आना दुख आना वो सब वो मानती थी कि ईश्वर ही हमें दे रहे हैं, ठीक है। यदि सुख आ रहा है तो भी ईश्वर की कृपा है, यदि दुख आ रहा है तो भी ईश्वर की कृपा है, ठीक है। ये किसका मानना था, ये ममता का मानना था, ठीक है। जैसा कि आंसर में बताया गया है, आने वाले कुछ समय के लिए, कुछ समय लिख लो, कुछ समय, तो आने वाले कुछ समय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी, ठीक है। तो उसका मानना था कि कुछ समय, मतलब कि अभी समय खराब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम गलत तरीके से धन कमाते हैं तो ये हमारे लिए गलत है, ये जो ईश्वर के लिए है या फिर ईश्वर के विरुद्ध ये कार्य किया जाता है, ठीक है। तो वो उसको गलत मानती है। इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्यवादी, करुणामयी, निलोम्भी तथा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न घ नंबर है कि घ नंबर क्वेश्चन है कि अपने पिता को कौन सी कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है। ये आंसर, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि जो उसके पिताजी थे उनका नाम था चूड़ामणि। उनका नाम क्या था, चूड़ामणि। यानी ममता जो थी, ठीक है, ममता के पिता का नाम क्या था, तो ममता के पिता का नाम था चूड़ामणि। क्या नाम था भाई, चूड़ामणि। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ममता के पिताजी का नाम क्या रहने वाला था, चूड़ामणि। तो ये सारी चीज़ें अब चूड़ामणि के ऊपर बताई गई हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इंग्या नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंग्या नंबर क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध किस कार्य को बताया गया, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि भविष्य के लिए गलत तरीके से प्राप्त किया गया धन जो होता है वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। बस इतना करने के बाद ये पूरा संपूर्ण गद्यांश आपका समाप्त हो जाएगा। और इस तरीके से जो ममता से रिलेटेड पहला गद्यांश है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए ममता से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो कि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और इस गद्यांश को अगर आप देखोगे तो आप 2025 का सेट उठाना तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। गद्यांश हमारा रहने वाला है कि अश्वारोही पास आया। अब देखिए यहाँ पर हमारी ममता है वो बूढ़ी हो चुकी है। जब ममता बूढ़ी थी तब की बात यहाँ पर बताने का प्रयास लेखक कर रहे हैं कि अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या फिर साधारण मुगल, पर वो एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा था, यानी रात भर वह रुका था। तो बेसिकली यहाँ पर ममता क्या बताने की कोशिश करती है कि एक समय जब मैं अपनी झोपड़ी के नीचे सो रही थी तो उस समय एक अश्वारोही जो कि घोड़े पर सवार होकर आया था और किसी से छुप छुप कर आया था। मतलब उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे जिससे छुप करके वो मेरी झोपड़ी में आकर के रुका था। रात उसने पूरी लगभग मेरी झोपड़ी में ही
गुजारी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो शहंशाह था फिर या फिर साधारण मुगल, ये जानकारी मुझे नहीं है। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रुका जरूर था। मैंने सुना था कि वह जाने के बाद, ठीक है, किसी सैनिक से ये कहकर गया था कि इस बूढ़ी औरत का घर जरूर बनवा देना। मतलब कि स्पेशली वो अच्छा करना चाहता था कि ये जिस झोपड़ी में रहती है, इस झोपड़ी को छोड़ करके मैं इसका घर बनवा दूंगा तो ये इसके लिए अच्छा रहेगा। तो वो क्या चाहता था, वही जो मुगल था या फिर शहंशाह, वो उसके लिए घर बनवाना चाहता था। लेकिन ममता चाहती थी कि ये जो घर है ना, ये हमारी पुश्तैने है, मतलब कि ये काफ़ी समय से इससे यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, इसलिए ना तो मैं इसको तुड़वाना चाहती हूँ, जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक मैं इसी झोपड़ी में मैं रहूँगी। ठीक है, तो ऐसा मानना था ममता का। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। मतलब कि ये ममता यहाँ बताती है सभी लोगों को कि मैं जीवन भर यही चाहती थी कि मैं इसी झोपड़ी में रहूं और इसी झोपड़ी में मैं मर करके अमर हो जाऊं। तो वही ये बताती है कि जब वो बता करके गया था कि मैं इस झोपड़ी को तोड़वा करके नया घर बनवाऊंगा, तो ये बात मुझको अंदर ही अंदर, कह सकते हो, मुझको खोखला कर रही थी। भगवान ने सुन लिया, मतलब कि भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब ममता कहती है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली और आज मैं इस अपनी झोपड़ी को छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या फिर महल। अब मैं अपने चिर विश्राम गृह को जाती हूँ। मतलब कि अब ममता यह कहती है कि अब मैं ये संसार छोड़ के जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनवाओ या फिर महल। तो बेसिकली इस तरीके से ये पूरा संपूर्ण गद्यांश आपका समाप्त हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसकी जो मैंने आपको हिंदी समझाई है वो भी आपको, इसकी जो व्याख्या समझाई है मतलब वो आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इसके अगर हम मतलब क्वेश्चन की बात करें तो वही सबसे पहले संदर्भ रहने वाला है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका व्याख्या का रहने वाला जिसका स्क्रीनशॉट आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुका हूं, आप और अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे और भी क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, हालांकि अगर और भी आपकी व्याख्या होगी तो उसकी भी आपको बता। तो इसमें 2 लाइनों की व्याख्या आपकी और रह गई है, तो जिसको आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया कि वह आजीवन क्यों भयभीत रही, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि पता नहीं कब उसकी झोपड़ी को गिराकर महल बनाने का आदेश दे दिया जाए और उसके सामने रहने की समस्या आ जाए। वह जीवन भर झोपड़ी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला प्रश्न था कि शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो वहाँ पर शहंशाह शब्द था वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि शहंशाह शब्द अकबर के पिता हुमायूं, तो अकबर के जो पिता थे हुमायूं, उनके लिए शहंशाह शब्द का प्रयोग किया। देखिए दोबारा समझते हैं, शहंशाह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो शहंशाह शब्द का प्रयोग अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयुक्त हुआ, जिसने ममता की झोपड़ी पर रात व्यतीत की थी, या फिर कह सकते हो रात भर वो वहाँ पर अपना शरण लिया था शेरशाह से अपनी जान बचाने के लिए। तो वो बताती थी कि ना कोई उसके पीछे लगा हुआ था, तो बेसिकली वो शेरशाह था। तो शेरशाह के पीछे या फिर शेरशाह की वजह से वो रात उसने वहाँ पर व्यतीत की थी, क्योंकि शेरशाह उसको मारना चाहता था। घ नंबर क्वेश्चन है कि विचार विश्राम गृह से क्या आशय है, तो विचार विश्राम गृह से यह आशय है, ठीक है। तो विचार नहीं होगा यहाँ पर, अब विचार नहीं होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका चिर होगा, ठीक है। तो चिर विश्राम गृह होगा। तो चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो चिर विश्राम गृह से आशय मौत की खोद से, मौत की गोद से, खोद नहीं होगा मौत की गोद होगा। तो मौत की गोद से जाकर आदमी सांसारिक भाग दौड़ से मुक्त हो जाता है और कह सकते हो कि स्वर्ग के लिए चला जाता है, फिर वहाँ पर पहुँच जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं चिर विश्राम गृह, ठीक है। तो इस तरीके से संपूर्ण वीडियो के 5 महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने आपको जो बताए, और काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को यहाँ पर हम एंड करते हैं, और आज की इस वीडियो में बताए गए जो 5 महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, इनका अगर आपको PDF चाहिए तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।